21st century. This slide is especially for the branch of the mechanical engineering student कि किस तरीके से जो हमारा कंकरेंट इंजीनियरिंग है वो काम करता है। ये आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सेकेंड या थर्ड ईयर में, डेफिनेटली यू विल लर्न अबाउट दिस। आजकल आप यहाँ पर देखेंगे तो रैपिड इंजीनियरिंग, जो आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, क्योंकि हर जगह मटेरियल रिमूव हो रहा है, अब मटेरियल हमारे पास बचा ही नहीं है। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी काम कर रहा है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। So now, what are the standards? In the previous slides, I say graphics or engine drawing is a universal language. और वहाँ मैंने कहा था कि because it follow the standards. So standards are what? Standards are the set of rules that govern the how technical drawing are represented. So स्टैंडर्ड्स मतलब कैसे हमें टेक्निकल ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना है, उसके सेट ऑफ रूल्स जो हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। अब हम इंडिया में बैठे हैं, जापान में कोई काम चल रहा है, स्टैंडर्ड दोनों के सेम है, इसलिए दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस ड्राइंग में, बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर सेम। So drawing standards are used so that it drawing convey the same meaning to everyone who read them. This is the beauty of engineering drawing. जब हम सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, यदि हम सेम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो ड्राइंग रीड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बिकॉज उसका जो मीनिंग है, जो मीनिंग मेरे को समझ में आ रहा है, वही मीनिंग जो अमेरिका में बंदा बैठा है या अफ्रीका में बैठा है, उसको भी वही चीज समझ में आएगी। दीज आर द स्टैंडर्ड कोड्स, ये आप अपने ड्राइंग की बुक में देखेंगे। यूएसए ANSI, दैट इज द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जापान जो फॉलो करती है, दैट इज द JIS, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। यूके BS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ऑस्ट्रेलिया AS, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। बट जर्नली जो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड वाइड, वी फॉलो द ISO, दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ड्राइंग की बुक में आप इसको कई जगह देखेंगे। So where we use a drawing standard, ANSI, American National Institute, drawing sheet size and format ANSI Y14.1 1980। लाइन कन्वेंशन और जो लाइटनिंग हमें करनी है तो ANSI Y14.2M को यूज़ हम लोग करते हैं, डायमेंशनिंग टॉलरेंस। तो सिमिलरली ये हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और स्पेशली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जब आप मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक डिज़ाइन डेटा बुक होता है। इन डिज़ाइन डेटा बुक एवरीथिंग इज देयर, वहाँ पर आपको क्लियर कट ये चीज़ें मिलेंगी कि स्टैंडर्ड्स है क्या। नाउ इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of this presentation, what different items are required for drawing. So first one is a drawing board, then the drawing sheet, mini drafter, instrument box हमारे पास होना चाहिए, French curve, drawing pencil, eraser, drawing clip, sharpener हमारे पास है, scale and protractor. Now see, this is a drawing board. इस सबसे आप familiar होंगे, ये आपका drawing board है. It is made up from the wooden. So drawing board must be placed on the table with working as always to be at the left side. आप एक टेबल पर इसको प्लेस करेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द वर्किंग एज। सो ये कॉमनली हमारे ड्राइंग बोर्ड के स्टैंडर्ड साइज हैं, दैट इज द B0, B1, B2, B3, और साइजेस गिवन है। जनरली वी यूज द B2 एंड B3, मतलब 500 इंटू 700, 350 इंटू 500। ये जनरली हम लोग स्टूडेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं। मिनी ड्राफ्टर, ये बड़ा फेमिलियर टूल होगा आपके लिए। आप स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर ये बड़ा अजीब सा इंस्ट्रूमेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने की कोशिश करिए, देखिए इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्लैंप है, क्लैंपिंग स्क्रू है जिसको आप अपनी टेबल के लेफ्ट एंड में फिक्स करते हैं, क्लैंप को फिक्स करते हैं, और सॉरी क्लैंप को यहाँ पर आप देखेंगे, आपने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपका स्केल है, और इधर आप देखेंगे तो ध्यान से, ये जो सर्कुलर में यहाँ पर आपको एंगल्स मिलेंगे, और उस एंगल पर यहाँ पर एक टिक लगा होता है जो आपको 0 डिग्री को इंडिकेट करता है। सो अब ड्राफ्टर को हमें सेट कैसे करना, सवाल ये है। तो सेट द प्रोटेक्टर हेड इज दिस थिंग।
protected head with the reference mark, it indexing the 0 degree. Second step, fix the clamp of the mini drafter at the top left corner, either along the top horizontal edge of the board or along the left vertical edge of the block. Now place the drawing sheet underneath the scale of the mini drafter. आपको ड्राइंग शीट को सेट करना है विद द हेल्प ऑफ द क्लिप, और फिक्स करना है अपनी ड्राइंग शीट को विद द ड्राइंग बोर्ड विद द स्केल ऑफ द मिनी ड्राफ्टर, अलाइंग आइदर विद द वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लाइन ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ड्राइंग अपना जो मिनी ड्राफ्टर है उसको सेट कैसे करना है। सो जब आप अपने मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लेते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस, इस तरीके का आपको लगेगा। देखिए यहाँ से आपने क्लैंप किया, ओके, ये आपने 0 डिग्री यहाँ पर सेट कर लिया, ये आपका ड्राइंग शीट है और यहाँ पर आपकी ये क्लिप्स लगी हुई है। देखिए क्लिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉर्मली देखते हैं कुछ बच्चे सेलो टेप भी लगा लेते हैं, लेकिन उससे क्या है कि शीट को बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब वो सेलो टेप हटती है तो ऑफ कोर्स एजिस को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए हमें क्लिप्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लिप्स क्या है, थोड़ा टाइटनेस देती है शीट को, शीट इधर उधर नहीं हिलता है। यदि शीट हमारी इधर उधर नहीं हिलेगी तो डेफिनेटली हमें काम करने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इट इज़ अ टी स्क्वायर। आजकल ये नहीं देखने को मिलता है टी स्क्वायर, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर का जो यूज़ है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है। आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिमेट्री बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिनी ड्राफ्टर। बट जब मिनी ड्राफ्टर नहीं था तो टी स्क्वायर को यूज़ किया जाता था। टी स्क्वायर एक बहुत अच्छी हमें लाइन देता है, ठीक है। हम जो इसका स्टॉक है उसको अपने ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स करते हैं, और फिर जो हमारा वर्किंग एज है उसको फिट करते हैं और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाते हैं। कोई एंगल हमें ड्रॉ करना है तो देन वी यूज़ द सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर भी हमारे फिक्स साइज़ के आते हैं कि 60 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री के सेट स्क्वायर्स आते हैं मार्केट में, तो उसके हेल्प से हम एंगल ड्रॉ करते थे। बट आजकल टी स्क्वायर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, मिनी ड्राफ्टर ही जो है वो टी स्क्वायर का काम कर रहा है। नाउ दीज आर द दीज आर द सेट स्क्वायर्स, हमारे प्रोटेक्टर्स हैं। ये फ्रेंच कर्व, देखिए फ्रेंच कर्व की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इलिप्स बनाना है आपको, पैराबोला बनाना है, तो कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेंच कर्व वी कैन ड्रॉ दिस। और ये आपके क्लिप्स हैं जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि शीट को टाइटनेस देते हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ दीज आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ड्राइंग शीट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिम्ड मीन जो हमने साइड से जिनको किया है कट, अनट्रिम्ड साइड। सो जनरली वी यूज द A2, जिसकी दैट इज द 420 इंटू 591, ये इसका डायमेंशन है, और ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए अब आ रहा है एज पर द BIS, सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडिया में भी अपना एक स्टैंडर्ड है, सो दैट इज कॉल्ड द BIS। आप कई जगह देखेंगे, ठीक है ना, BIS स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं। दीज आर द आप यहाँ से साइज को इमेजिन कर सकते हो कि ड्राइंग शीट एक्चुअली में है क्या। जब आप A0 साइज की बात कर रहे हैं, सो नाउ यू कैन सी, इसको फोल्ड किया, सो देन वी मूव टू द A1, इसको और फोल्ड किया, फिर इसको A2 कर लिया हमने, थोड़ा और फोल्ड किया, A3 एंड A4। सो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं कि ड्राइंग शीट हमारी कैसी दिखती है। नाउ लेआउट ऑफ द ड्राइंग शीट। देखिए ड्राइंग शीट में क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार हम स्टूडेंट्स को नोटिस करते हैं कि वो ड्राइंग शीट बना रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर कर रहे हैं, बट यू नो टाइटल ब्लॉक मिसिंग हो जाता है, या फिर बॉर्डर लाइन नहीं दिया, मार्जिन नहीं सेट किया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बॉर्डर ड्रॉ करना होता है हमेशा। तो ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आपको डायमेंशंस गिवन है कि आपको कैसे अपना जो ड्राइंग शीट है उसको फिट करना और किस तरीके से उसमें लाइनिंग करनी है। नाउ द टाइटल बॉक्स, कि मैं स्पेसिफिकली आपको कहूँगा कि टाइटल ब्लॉक होना चाहिए। देखिए विदाउट टाइटल ब्लॉक ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली आपने बनाया क्या है, क्योंकि देखिए ग्राफिक्स में, सॉरी ड्राइंग में क्या है कि हम कोई, इट इज़ नॉट ए थियोरेटिकल, जो भी हम समझा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, जो भी हम समझाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केचेस, डायग्राम के थ्रू हम चीज़ें बता रहे हैं, उसके लिए हम सर्टेन टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोई थ्योरी का पेपर नहीं है कि आपने जस्ट
बीच में पूरा जहाँ ड्राइंग एरिया वहाँ पर लिख दिया और बता दिया कि साहब ये हमने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो टाइटल ब्लॉक हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली आपने शीट पर बनाया क्या है, और किसी भी टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, तो वो आप इस स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हैं कि नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, सेमेस्टर सेक्शन, सबमिशन डेट, किस डेट को आपने सबमिट किया, क्या आपको ग्रेडिंग मिली, फिर आप देखेंगे कि क्या उसका टाइटल होना चाहिए। एंड टाइटल के जस्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रोजेक्शन सिंबल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ये आप सिंबल के थ्रू बताते हैं अपने टाइटल ब्लॉक में। ठीक है, शीट नंबर क्या है, चेक किसने किया है, कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए सारे डायमेंशन, और मे बी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और हमेशा ध्यान रखिए, देखिए बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कि डायमेंशन इन मिलीमीटर, आपको एमएम में रिप्रेजेंट करने का ज़रूरत नहीं है उसको बार बार, नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर, और नेम एंड रोल नंबर इट शुड बी रिटन बाय द इंक पेन। ठीक है, ये प्रीफर्ड किया जाता है, एक सैंपल है, और आपकी जो बुक में गिवन है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाउ ड्राइंग पेंसिल, देखिए ड्राइंग पेंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट एक ही टाइप की पेंसिल को यूज़ करते हैं, देखिए ग्राफिक्स में ऐसा नहीं चलता है। इट इज़ माई मतलब पर्सनल एडवाइस है आपको कि स्टार्ट विद द 2H या 3H, और जब आपको फिनिश टच देना है देन यू यूज़ द HB पेंसिल। सो बेसिकली क्या है कि ये जो B है, देखिए BFH ये कुछ कहना चाह रहे हैं, समझिए इस बात को। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मुझे नहीं पता अभी तक आप जाते हैं मार्केट में, जैसे पेंसिल दे दीजिए तो HP पेंसिल ही देते हैं आपको, बट आप उनसे कहिए कि 7B 6B, ये जनरली बेसिकली क्या है कि सॉफ्टनेस डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और जो ब्लैकनेस है वो भी डिक्रीज होती जाती है, इसलिए हम HB जनरली आप यूज़ करेंगे। H 2H और 3H, इसमें क्या हार्डनेस इंक्रीज करती जा रही है, और इवन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप 2H ग्रेड का पेंसिल लीजिए और फिर HB पेंसिल लीजिए, दोनों से लाइन ड्रॉ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हार्डनेस जो है ऑफ कोर्स H 2H इन सब ग्रेड में बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिव HB। इसलिए ड्राइंग आर डन यूजिंग द 2H पेंसिल एंड फिनिश विद द H एंड HB पेंसिल। इट इज माई पर्सनल एडवाइस। दीज आर डिफरेंट ग्रेड्स। अब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हार्डनेस इंक्रीज होती जा रही है, सबसे ऊपर वाले डायग्राम में, तो आप देखेंगे कि जो आपका लेड है वो थिन होता जा रहा है, क्योंकि H जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हार्डनेस हमारी इंक्रीज होती जा रही है। HB पेंसिल से आप देखो H को कंपेयर करो तो आपको लेड थोड़ा थिक भी मिलेगा HB में, और सॉफ्ट भी मिलेगा। और जैसे जैसे हम B, अब आप देखो B में इंक्रीज होते जाओगे तो 7B का लेड आप देखिए कितना ज़्यादा है। तो ये बहुत ही इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम पेंसिल को यूज़ करते हैं पेंसिल को टाइमली शार्प करते रहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप HB पेंसिल, क्योंकि उसका सॉफ्ट ग्रेड है, यदि आप उसको टाइमली शार्प नहीं करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन, आपकी लाइन जो है वो थिक हो जाएगी, और यदि वो ज़्यादा थिक हो जाएगी क्योंकि लेड सॉफ्ट है तो फैलने लगेगा, और जैसे जैसे आपका आपके हाथ का जो हैंड का जो कोना है वो उस पर टच होता है वो फैलते स्प्रेड हो जाएगा शीट पर, और आपकी जो शीट वाइट है वो वाइट ना रह के थोड़ी ब्लैक हो जाएगी, जो बहुत ही ख़राब लगती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो इट इज़ माई एडवाइस टू यू, आप एटलीस्ट अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर 2H 3H और HB ग्रेड की पेंसिल जरूर रखिए। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मेजर। देखिए अभी पीछे हम टाइटल ब्लॉक में बात कर रहे थे, ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर, तो यही चीज़ यहाँ पर है। वी आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट दैट इज कॉल्ड द SI, विच इज़ बेस्ड ऑन द मीटर। सो ड्राइंग जितनी भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग लोगे, मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा टाइटल ब्लॉक में इस चीज़ को मेंशन करिए, ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर। सो आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है यूनिट कभी भी। तो जस्ट यदि आपने लिख दिया ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर, तो जस्ट आपको 60 लिखना है, 70 लिखना है, फिर नहीं लिखना है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है शीट पर काम कर। देन नाउ द ड्राइंग स्केल। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्केल। आपने जब आपने बुक स्टडी की कहीं पर फुल स्केल वर्ड आ रहा है, कहीं पर रिड्यूस स्केल आ रहा है, एनलार्ज, आखिर इसकी जरूरत क्या है। देखिए स्केल इज द रेशो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
of an element of an object shown in the drawing to the real linear dimension. अब देखिए एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ देखेंगे कि जो एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही लार्ज है, लेकिन जब हमने उसको अपनी ड्राइंग शीट पर शिफ्ट किया तो ये इस टाइप का हो गया। तो हमने यहाँ पर कुछ स्केलिंग किया, ऑब्जेक्ट वही है लेकिन उसको इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ताकि वही चीज हमें इस फॉर्म में दिखाई दे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो हमारी ड्राइंग शीट में आ जाए। थोड़ा सा इसको आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश नाउ। तो देखिए मैंने कहा फुल स्केल, फुल स्केल मतलब 1:1 जैसा है वैसा एज इट इज ड्रॉ कर देना, इट इज कॉल्ड द फुल स्केल। लेकिन अब देखिए आपके सामने कोई 8 स्टोरेज बिल्डिंग है, उसको यदि आप एज इट इज ड्रॉ करोगे तो साहब आपके पास ऐसी कोई शीट ही नहीं है इतनी बड़ी, सो वहां पे हमें स्केलिंग में चेंज करना पड़ेगा। फिर होता है एनलार्ज स्केल। अब एनलार्ज स्केल क्या है, कोई बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है और मैं उसको ड्रॉ करूंगा, वो मुझे इजीली विजिबल नहीं है, तो देन उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके हमें दिखाना पड़ेगा, बड़ा करके। सो देन वी यूज द एनलार्ज स्केल। फिर देन सेकेंड थर्ड वन इट इज कॉल्ड द रिडक्शन स्केल। अब देखिए रिडक्शन स्केल का मीनिंग है, जैसे 8 स्टोरेज बिल्डिंग है, शीट उसके बराबर है नहीं, तो वहां पर हम थोड़ा सा रिडक्शन कर देते हैं साइज में, ठीक है ना। 1:3, 1:2, 1:5, इट इज, जहां पर 5:1 हमने कह दिया, दैट मीन उसको इतना एनलार्ज करके दिखाया, बहुत ही जूम करके दिखाया, और रिडक्शन का मतलब उसको छोटा करके दिखाया। लेकिन वैल्यूज वही रहेंगी, जो उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो वही होगा, जो उसकी इंडिकेशंस होंगी, जो मैसेज देना चाह रहा है या जो हमें मैसेज कन्वे करना चाह रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करना चाह रहा है, तो वो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो स्केल की यही खूबसूरती है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ बताने की कोशिश करी है कि वहन ड्राइंग आर, आप सेकंड वाले पॉइंट को देखें, वहन द ड्राइंग आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज वी यूज द रिड्यूसिंग स्केल। ओके। लेकिन जब हमारे बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट है, मशीन कंपोनेंट, और उनको हम लार्जर बनाना चाहते हैं, सो देन वी यूज द एनलार्जिंग स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका न्यूमेरिकल आपसे बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको स्केल के फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। नाउ द वे ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन। अब देखिए अब आपने ये समझ लिया कि ड्राइंग शीट का क्या साइज है, उसको कैसे फिक्स करना है, टाइटल ब्लॉक हमें बताना है, डायमेंशंस हमारी मिलीमीटर में होनी चाहिए, किस टाइप की पेंसिल हमें यूज करनी है, स्केल को समझ लिया। उसके बाद डायमेंशंस, डायमेंशंस कैसे, तो देयर आर द 4 वेज। सबसे पहले चेन डायमेंशन, चेन डायमेंशनिंग मीन कि डायमेंशंस आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। पैरेलल डायमेंशनिंग का मीनिंग ये है कि कॉमन बेस लाइन से ऑल द डायमेंशन आर शोन फ्रॉम ए कॉमन बेस लाइन। कंबाइंड मीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेन प्लस पैरेलल डायमेंशनिंग। एंड लास्ट वन इज द प्रोग्रेसिव डायमेंशन, दैट मीन एक डेटम सरफेस आप ले लीजिए और वहां से रीड करिए, दैट मीन वो जो जो आपने डेटम सरफेस यूज सेलेक्ट किया है, इट इज रीड एज ए 0। सो नाउ क्लियर कट। अब आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, चेन मीन देखिए बिल्कुल ब्रेकेज कर रखा है, लेकिन पैरेलल में क्या है, टोटल आपको दिखा के फिर उसको ब्रेकेज किया हुआ है, और कंबाइंड में पैरेलल प्लस, यस, दोनों जो आपको कंबाइंड में दोनों को कंबाइंड कर दिया। और जो अब देखिए प्रोग्रेसिव में, यहाँ आप ध्यान से देखिए, इट इज अ 0, ये आपका डेटम हो गया, इसके रेफरेंस में हम लेंथ को ड्रॉ कर रहे हैं। सो नाउ अलाइंग मेथड यूनिडायरेक्शनल, ये भी डायमेंशनिंग का ही पार्ट है। सो डायमेंशन करते हुए इसमें जो डायमेंशन वैल्यू है वो हम बॉटम से रीड करते हैं अलाइंग्ड के अंदर, ठीक है। सो डायमेंशन जब हम नीचे से मतलब बॉटम से रीड कर रहे हैं, और डायमेंशन रीड फ्रॉम द राइट साइड। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलाइंग मेथड और यूनिडायरेक्शनल। कोई भी आप एक मेथड देखिए, कोई भी हम शीट बनाते हैं थ्रू आउट हम एक मेथड फॉलो करेंगे, या तो अलाइंग मेथड या फिर यूनिडायरेक्शनल मेथड। ऐसा नहीं कि हम मिक्स कर देंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट मेथड जो है वो हमारा कॉमन रहना चाहिए। तो ये हमारी ब्यूटी है कि जब हम ड्राइंग शीट पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले प्रॉब्लम को देख के अपना माइंडसेट बनाना होता है कि हमें किस टाइप का डायमेंशनिंग सिस्टम वहां पर यूज करना है।
एरो, देखिए एरो बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सो एरो क्या है, इट इज बेसिकली 3 mm वाइड and it should be 1/3 as wide as they are the long symbol placed at the end of the dimension line to show the limits of the dimension. So इस तरीके से हमें, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमने एक बीच में रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन के बाद ये 3 mm का आपको यहाँ पर इसकी लेंथ दिख रहा है, और जो इसकी विड्थ है दैट इज 1/3, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से आपको एरो बनाना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैनी स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बनाने लग जाएंगे। इसके बाद है नाउ इन, बस थोड़ा लास्ट ही आ गया प्रेजेंटेशन का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो ये दो डायग्राम आपको गिवन है और आप इससे खुद जस्टिफाई करिए कि कौन सा पार्ट आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है और कौन सा पार्ट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, उसको समझने की कोशिश करिए। सो फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये जनरली बहुत देखिए इंटरलेटेड है, लेकिन थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मीन क्या, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स शो द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ ए पार्ट, फॉर्म एंड अपीयरेंस, अभी कोई डायमेंशन की बात नहीं करी है, कैसा दिखता है क्या फॉर्म है, ये इट इज द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग shows the necessary orthographic view of the part from the manufacture in line form with dimension। देखिए यहाँ पे सारी डायमेंशन गिवन है आपको, ठीक है, लीनियर एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस, लिमिट फिट टॉलरेंसेस, ठीक है, और सरफेस फिनिशिंग एंड द मटेरियल। And in the last, if you have any query, you can mail me at the skmegpu@gmail.com,